दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता है इस आज की इस वेबिनार कॉन्फ्रेंस में। महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तमाम जो पार्टिसिपेट उनका भी, जो लाइव यूट्यूब पर जो जुड़े हो दोस्तों, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है एक्सचेंज डीड, क्लॉसेज इन एक्सचेंज डीड, स्टाम्प ड्यूटी ऑन एक्सचेंज डीड रजिस्ट्रेशन के बारे में अधिक जानकारी देंगे एडवोकेट नरेश भाई, जो कीनोट स्पीकर है आज के हमारे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं सुनील शर्मा। आगे बढ़ते हुए हमारे जो कीनोट स्पीकर है, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा एक्सचेंज डीड, लॉसेज इन एक्सचेंज डीड, स्टाम्प ड्यूटी ऑन एक्सचेंज डीड रजिस्ट्रेशन। इस विषय को अधिक जानकारी के लिए बताने के लिए मैं स्वागत करता हूं एडवोकेट नरेश भाई का। एडवोकेट नरेश भाई हाईकोर्ट में एडवोकेट है, साथ ही पैनल एडवोकेट है महासेवा के। तो नरेश जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। Thank you very much, Sunil Sharma ji. So I welcome all the participants for this conference on deed of exchange and deed of exchange का क्या क्या clauses रहते हैं, क्या नहीं है, and इसका registration किस तरह से होगा, उसी प्रकार से इसका स्टैम्प ड्यूटी किस तरह से, मतलब बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए। तो इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको क्या डीड ऑफ एक्सचेंज के ऊपर किस तरह से उसका प्रक्रिया होती है, या किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसका क्या स्टैम्प ड्यूटी के बारे में क्या है, रजिस्ट्रेशन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सो अभी एनी कोई भी एक डॉक्यूमेंट है डीड से, तो वो गिफ्ट, जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम एक लिया था गिफ्ट के बारे में, तो उसके बाद में एक बार लिया था लीज के बारे में। तो मैंने आपको ये बताया था कि बेस कहाँ से है उसके बारे में, वो पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बेस कहाँ से है, कहाँ से वो लिया गया है। उसी प्रकार से आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ जो एक्सचेंज। तो एक्सचेंज डीड का प्रोविजन क्या है, कहाँ से आया है, तो ये समझ लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंज इज डिफाइंड इन दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 118 सेक्शन 118 में मेंशन किया हुआ है। जब दो आदमी अपना कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एक कंसिडरेशन के लिए या अदरवाइज अगर ट्रांसफर करके लेना चाहते हैं, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब कभी ट्रांसफर होता है, वहां पर एक एक डॉक्यूमेंट बनेगा, वहां पर एक ही डीड बनेगा। सो दैट इज डीड ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली हम लोग सेल ट्रांसफर करते हैं, या अगर समझो एक प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर करते हैं, तो दो दो आई मीन एक डॉक्यूमेंट बनता है। यहाँ पर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, एक ही इफेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। तो एक सपोज समझो कि एक ट्रांसफरर है, उसका फ्लैट है, फ्लैट को ही हम लोग ले लेते हैं। ज्यादातर हम लोग हाउसिंग, आई मीन वी आर ऑल स्टेइंग इन द हाउसिंग सोसाइटी। अगर मैं एग्जांपल अगर फ्लैट के बारे में देता हूँ, वो बहुत ही अच्छा रहेगा ये मान के। सो अगर समझिए कि किसी एक का फ्लैट है कि 950 स्क्वायर फुट का या 1000 स्क्वायर फुट का, तो वो किसी और के साथ ट्रांसफर करना चाहता है जहां पर 500 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, क्योंकि उनकी जरूरत उतना नहीं है। यही एक रीजन हो सकता है। या किसी और को समझो कि उसको एडिशनल एरिया चाहिए, एक ही बिल्डिंग के अंदर दो फ्लैट है, तो कोई चाहता है 500 स्क्वायर फुट का फ्लैट किसी और के साथ एक्सचेंज कर पाए। तो यहाँ पर बेनिफिट ये है एक्सचेंज डीड बनाने से कि हमें स्टैम्प ड्यूटी, अगर हम समझो कि उनके साथ इस तरह का, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट भी बना सकता है वहां पर। फॉर एग्जांपल 501 वाला 401 के साथ एक ट्रांसफर डीड बनाएगा, उसी प्रकार से 401 वाला 501। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ है। तो अगर दो डीड बनता है, तो वहां पर दो बार स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, दो बार स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। अगर हम एक्सचेंज डीड करते हैं, तो एक ही डीड बनता है, और एक ही डीड के ऊपर अपने को स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। तो अभी स्टैम्प ड्यूटी का प्रोविजन क्या है? स्टैम्प ड्यूटी का प्रोविजन ये है कि बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत, बॉम्बे स्टैम्प एक्ट में ये प्रोविजन है, बॉम्बे स्टैम्प एक्ट में ये प्रोविजन है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू का जो, अगर समझिए ग्रेटेस्ट वैल्यू जो बनता है, ये जो एक्सचेंज के अंदर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू बनता है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि 501 वाले ने 401 वाले के साथ अपना फ्लैट ट्रांसफर किया, और वहां पर उनका जो वैल्यू जो है, से सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ 501 फ्लैट नंबर का मार्केट वैल्यू है
दैट इज 2 करोड़ बन गया, और 401 का फ्लैट का वैल्यू है वो 1.5 करोड़ बन गया। इन रिटर्न, क्योंकि उनको 401 501 वाला 400 आई मीन एक्सचेंज में, सो अगर समझो बिगर फ्लैट जिसने लिया हुआ है वो थोड़ा सा मतलब कंसिडरेशन कैश में, या अगर समझिए कि कुछ उसको एडिशनल कंसिडरेशन दिया दिया जा रहा है, तो यहाँ पर एडिशनल कंसिडरेशन क्या दिया हुआ है सामने वाले को, तो वो टोटल इसका ये दो टोटल का सम होगा। उसके बाद उसके ऊपर 5% स्टैम्प ड्यूटी बनेगा। तो एक ही फ्रेंड्स एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा यहाँ पर, दो डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम डीड को मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर इफेक्ट कर सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, एंड उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जिस तरह के नॉर्मली नॉर्मली हम लोग जब एक एग्रीमेंट फॉर सेल बनाते हैं या गिफ्ट डीड बनाते हैं या अगर कोई भी एक लीज एग्रीमेंट बनाते हैं, कन्वीनियंस बनाते हैं, तो हम उसको 4 महीने के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए। उसी प्रकार से कोई भी कारण की वजह से 4 महीने के अंदर अगर हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 से लेकर के 8 महीने का डिलेड पीरियड का प्रोविजन है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसफर को इफेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसफर सपोज समझो कि एक ही बिल्डिंग में होगा प्रॉपर्टी, उसके साथ भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी और बिल्डिंग में अगर फ्लैट है तो उनके साथ भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर हो। और उसी प्रकार से इट कैन बी इट कैन बी इट इज एप्लीकेबल टू लैंड एंड बिल्डिंग ऑल्सो। अगर समझिए कि कोई लैंड एंड बिल्डिंग के साथ समझो एंटायर लैंड एंड बिल्डिंग एक्सचेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी लागू होगा। सो इस प्रकार से ट्रांसफर डीड एक्सचेंज डीड बनता है। देन तो हम चाहते हैं कि कभी कभार एक प्रश्न उठता है कि एक्सचेंज डीड बना दिया, कि मैंने ये बोला कि एक ही डीड बनता है, तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि ओरिजिनल एग्रीमेंट किसके पास रहेगा, ओरिजिनल एग्रीमेंट किसके पास रहेगा। नॉर्मली हमें ये हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर ही मेंशन करना चाहिए कि किसके पास ओरिजिनल रहेगा। एंड बॉम्बे स्टैंप एक्ट के अंतर्गत हमें ये प्रावधान भी है, हम एक डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, और डुप्लीकेट किसके पास रहेगा करके। तो इस प्रकार का हमें दो तरह का एग्रीमेंट बैक टू बैक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक ओरिजिनल माना जाएगा एंड अगेन सेकेंड कॉपी करके, इस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पास किसके पास ओरिजिनल रहेगा, किसके पास सेकेंड कॉपी रहेगा, ये हम पहले से ही तय करके उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट करके, एंड उनके पास ओरिजिनल या सेकेंड कॉपी किसके पास रहेगा वो अपने पास ये डॉक्यूमेंट रिटेन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मेंशन करना जरूरी है या सेकेंड कॉपी बनाना चाहिए। कल को उनके समझे एक्सचेंज डीड बना दिया, एक ही डॉक्यूमेंट रहा, और उसके बाद समझो कोई एक फ्लैट वाला उसके पास कॉपी है ही नहीं है, उसने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेके रखा है या जेरॉक्स कॉपी लेके रखा हुआ है, तो इन दैट इवेंट उनको बेचने करने के लिए दिक्कतें आएगी, या अगर समझो उनका फ्लैट्स मॉर्गेज करने के लिए दिक्कतें आएगी। तो इसके लिए सेकेंड कॉपी एग्जीक्यूट करके सेकेंड कॉपी को रजिस्ट्रेशन करके लेना बेहतर बेहतर रहेगा। उसी प्रकार से फर्दर मैं थोड़ा सा डिस्कशन ये करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या क्लॉजेस रहेंगे करके। मैंने इससे पहले कहा कि क्लॉजेस, तो नॉर्मली हम लोग एक एग्रीमेंट के अंदर ट्रांसफरर, कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, तो जहां पर ट्रांसफर कर रहा है तो उसको हम लोग ट्रांसफरर बोलते हैं, और जहां पर दूसरा रिसीविंग एंड पे है, तो अगर उसको प्रॉपर्टी जो मिल रही है तो हम उसको ट्रांसफर ही करके हम लोग मेंशन करते हैं। नॉर्मली एक्सचेंज डेट बनता है, तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, कोई एक ओनर को हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी प्रकार से दूसरे ओनर को सेकंड पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और डिस्क्राइब करने के बाद फर्दर उनका नॉर्मली उनका एड्रेस क्या है, उनका पैन कार्ड क्या है, ये सब चीजें वहां पर मेंशन होना जरूरी है। और उसके बाद सो विच प्रॉपर्टी इज होल्डिंग, ट्रांसफरर के पास आई मीन पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट के पास कौन सा प्रॉपर्टी है, पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट के पास कौन सा प्रॉपर्टी है। तो ये दो सेपरेट क्लॉजेस के अंदर हमें डिस्क्राइब करना जरूरी है। तो उसी प्रकार से अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में हमें मेंशन करना है, या अगर समझो हाउसिंग सोसाइटी में अगर शेयर है, तो हाउसिंग सोसाइटी का शेयर्स के बारे में हमको वहां पर मेंशन करना है, और कौन सा फ्लैट है उसका क्या एरिया है, ये सब क्लॉजेस डिस्क्राइब होना चाहिए। तो उसी प्रकार से फर्दर क्लॉजेस ये रहेंगे, ये ट्रांसफर पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट,
अगर सेम बिल्डिंग में है तो ऑफ कोर्स हम लोग वहां पर मेंशन करते हैं दे आर द रेसिडेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग, उनका शेयर्स कौन सा है, क्या इशू किया है करके। अगर डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग में रहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग का, अलग अलग बिल्डिंग का शेयर्स एंड सोसाइटी का डिटेल मेंशन करना जरूरी है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड क्लॉजेस रहेंगे, जैसा कि सोसाइटी का ड्यूज के बारे में, कि एक्स वाई जेड ड्यूज वगैरह भरा हुआ है, कि दोनों पार्टी ने अपना अपना ड्यूज वगैरह भरा हुआ है। एंड उसके बाद दोनों पार्टी फर्दर वहां पर उनका टाइटल क्लियर है, कि अगर कोई किसी और के साथ एक्सचेंज कर रहा है तो एक जानकारी भी लेना जरूरी है कि उस फ्लैट के ऊपर किसी भी प्रकार का एनकम्बरेंसेस वगैरह नहीं है, तो उनका टाइटल क्लियर है। तो ये सोसाइटी से, कि सोसाइटी से, या अगर समझिए अगर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग ले रहे हैं तो उनके साथ एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं। उसी प्रकार से हमें टाइटल सर्च वगैरह करके हम इंश्योर करके ले सकते हैं कि उनका किसी भी प्रकार का वहां पर ड्यूज वगैरह नहीं है, इट इज प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस। ये हो गया। देन टैक्सेस के बारे में, कि जो जितना टैक्सेस वगैरह भरना था वो सब टैक्सेस वगैरह क्लियर किया हुआ है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का टैक्सेस पेंडिंग वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार का एक क्लॉजेस आएगा। ऑब्वियसली इट इज स्टैंडर्ड क्लॉजेस। ये क्लॉजेस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर समझिए किसी अगर सेल परचेज कर रहे हैं वहां पर भी लागू होगा, गिफ्ट वगैरह कर रहे हैं वहां पर भी लागू होगा। एंड उसी प्रकार से उसके बाद मॉर्गेज वगैरह नहीं है, मैंने टैक्सेशन के बारे में बताया। तो सोसाइटी का सोसाइटी का एनओसी का वगैरह कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर सोसाइटी का फ्लैट वगैरह ट्रांसफर या एक्सचेंज वगैरह हो रहा है तो हमें सोसाइटी का एनओसी का वगैरह कोई जरूरत, हमें किसी भी प्रकार का सोसाइटी का एनओसी का वगैरह कोई जरूरत नहीं है। बट हमें एक सोसाइटी को इंटीमेशन देना चाहिए कि हम ये एक्स वाई जेड पर्सन के साथ हम ये फ्लैट कोई भी अगर कंसिडरेशन वगैरह दे रहे हैं तो वो कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं। वहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है कि 20/1, 20 ब्रैकेट 1। तो ट्रांसफरर जो है वो नोटिस देगा एंड ट्रांसफरी जो है अपना कंसेंट देगा। तो इस प्रकार से एक अपना जो डीड बनने का 15 दिन पहले सोसाइटी को एक इंटीमेशन एंड कंसेंट देना बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार से, तो एक बार हमने इंटीमेशन वगैरह दे दिया, वी विल एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। उसी प्रकार से क्लॉजेस, आई मीन एनओसी का क्लॉजेस मैंने आपको बताया, एनओसी का कोई जरूरत नहीं है। देन फर्दर इनटू दैट, वहां पर हमें ये मेंशन करना जरूरी है, जस्ट अ मिनट, हमें ये मेंशन करना जरूरी है कि कितना कंसिडरेशन, अगर समझो कोई भी एक ट्रांसफर का फ्लैट, आई मीन पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट का फ्लैट जो है लेसर एरिया का है, एंड वो पार्टी ऑफ द सेकेंड पार्ट का जो बिगर एरिया के साथ एक्सचेंज कर रहा है, ऑब्वियसली वहां पर उनका जो वैल्यूएशन, फ्लैट का वैल्यूएशन का जो डिफरेंस जो है वो कौन किसको पे कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो लेसर फ्लैट, लेसर एरिया वाले को बिगर एरिया वाला ट्रांसफर करेगा, तो वो क्या कंसिडरेशन दिया जा रहा है, तो वो कंसिडरेशन के बारे में वहां पर मेंशन करना है। इसके बारे में एक क्लॉजेस होना बहुत जरूरी है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्लॉजेस के साथ मैंने आपको बताया। देन एक इंडेमनिटी का क्लॉज हम लोग रख सकते हैं उसके अंदर, इंडेमनिटी का, कि कहीं भी इन्हें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया हुआ है तो वो कहीं एनकम्बरेंसेस वगैरह है, या अगर किसी भी प्रकार का उसके ऊपर बोझ है या टैक्सेशन के तरफ से, तो एक दूसरा पार्टी दूसरे को इंडेमनीफाई करेगा किसी भी प्रकार का अगर क्लेम वगैरह आता है। तो इस प्रकार से हमको एक डीड आई मीन रखना जरूरी है। उसी प्रकार से फर्दर कि ये एग्रीमेंट के जरिए उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक दूसरे को पोजीशन दे सकते हैं, कि वो पोजीशन के बारे में भी ईच अदर पार्टी ने अपना अपना पोजीशन, फिजिकल पोजीशन एक दूसरे को हैंड ओवर किया हुआ है। तो इस प्रकार का एक क्लॉजेस होना जरूरी है। देन आगे देन आएगा कि स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली क्योंकि एक पार्टी को ही एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी भरना रहता है, दोनों को अपना प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना नहीं रहता है, क्योंकि मैंने आपको प्रोविजन बताया कि बिगर फ्लैट के ऊपर अपने को ड्यूटी भरना है। तो ये स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन का जो एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो कौन भरेगा, whether it will be shared by both the persons or one of the party is going to pay. So we have to mention a specific clauses for that. Then उसके अलावा these are all the major clauses which has to be mentioned in the document. इन एडिशन टू दैट, एक बार हमारा हाउसिंग सोसाइटी में है, हमें डीड हाउसिंग सोसाइटी का अगर प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि एक नोटिस देना है और कंसेंट। इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होगा, और एक बार डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद
हमें हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी है तो हाउसिंग सोसाइटी में एक एप्लीकेशन, अलग से एप्लीकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मेंबरशिप ट्रांसफर हो रहा है, शेयर्स ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे को। अपना बायलॉ नंबर 38 के मुताबिक, बायलॉ नंबर 38 के मुताबिक उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, दैट इज शेयर ट्रांसफर का, कि एक दूसरे को अपना शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं करके। तो एक बार एप्लीकेशन दे दिया, देन एक डिक्लेरेशन भी आएगा, डिक्लेरेशन के साथ वो अपना कॉपी के साथ एप्लीकेशन सबमिशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एंट्रेंस फीस दोनों पार्टी को देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एंड फर्दर 500 रुपया उनको शेयर ट्रांसफर फीस देना है, और उसके बाद उनको सोसाइटी का प्रीमियम जो है 25,000 वो उनको देना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हमें सोसाइटी में क्या क्या सबमिशन करना है इसके बारे में मैंने जानकारी दिया। देन इन एडिशन टू दैट, अगर समझिए कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, तो एक बार हमारा एक्सचेंज डीड रजिस्टर हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, इफेक्ट हो गई, तो हमें हमारा 7/12 में, या अगर समझिए प्रॉपर्टी कार्ड में भी हमारा नाम दर्ज करना जरूरी है। तो उसी प्रकार से कि रेस्पेक्टिव तलाटी ऑफिस है या अगर सिटी सर्वे ऑफिस है, तो हमें वहां पर हमारा एप्लीकेशन भी सबमिशन करना जरूरी है। एंड विद इन रीजनेबल टाइम वहां पर एक एप्लीकेशन सबमिशन करने के बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक दूसरे के नाम पे हुआ है उनका नाम डिलीट होगा, एंड न्यू पर्सन का नाम जो है वो रजिस्टर होगा। सो विद दिस आई हैव शर्मा जी, आई हैव कंक्लूडेड ऑन व्हाटएवर ट्रांसफर ऑफ आई मीन एक्सचेंज डीड के बारे में जो मैं डिस्कस करना चाहता था, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी प्रोविजन बताया मैंने, उसी प्रकार से ओके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी प्रोविजन बताया, एंड बॉम्बे स्टैंप एक्ट का प्रोविजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। इसके ओके अलावा भी इसके अलावा भी बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, कि एक स्टैंडर्ड क्लॉजेस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, चर्चा किया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, दैट इज केस टू केस बेसिस के ऊपर हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। एंड या इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस, जो पार्टीज का रिक्वायरमेंट है, पार्टीज का क्या रिक्वायरमेंट रहता है उसके बेसिस के ऊपर रहेगा। सो विद दिस आई विल कंक्लूड। थैंक यू सुनील शर्मा जी।